गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय कृषि के संदर्भ में। और कृषि के संदर्भ में भी सबसे जो चर्चा में आजकल है वो है एमएसपी का मुद्दा। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग एमएसपी का जो बैकग्राउंड है उस पर बात न करके हम बात करेंगे कि एमएसपी क्यों चर्चा में रही है। और जैसा कि अगर आप जेपीएससी मेंस की तैयारी अगर आप कर रहे हैं और संभावना है कि आप मेंस लिखेंगे, तो एमएसपी के संदर्भ में जो करंट इशू है, आपको करंट इशू को ध्यान में रखना है कि वर्तमान में एमएसपी क्यों चर्चा में रही है। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, राइट, न्यूनतम समर्थन मूल्य। एमएसपी क्या है? एमएसपी क्या है कि यह सरकार द्वारा किसानों को उनकी कृषि उत्पादों के लिए एक न्यूनतम समर्थन प्राइस होती है। इस न्यूनतम समर्थन प्राइस का उद्देश्य क्या है? किसानों को उनके उत्पादों के मूल्य में अगर किसी प्रकार की गिरावट होती है, कीमतों में गिरावट होती है, तो उससे उसको सुरक्षा प्रदान करना। साथ ही साथ अगर अप्रत्यक्ष रूप से आप देखेंगे तो एमएसपी के साथ एक और चीज़ जुड़ा हुआ है कि ये भारतीय समाज अर्थव्यवस्था में जो खाद्य सुरक्षा की व्यवस्था है उसको भी अप्रत्यक्ष रूप से ये मजबूत करता है। तो एक तरफ किसानों को कीमत सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से एमएसपी की अवधारणा को 1965 से ही भारतीय अर्थव्यवस्था में लागू किया गया है, लेकिन हाल के वर्षों में ये बहुत चर्चा का विषय रहा है। और हाल के वर्षों में चर्चा का जो विषय रहा है वो रहा है एमएसपी का जो निर्धारण है, इसके निर्धारण का जो पहलू है, इसको लेकर के सरकार और किसानों के बीच विवाद रहा है। एक तरफ सरकार है तो दूसरी तरफ यहाँ पर भारतीय कृषक हैं। अब बार बार आप न्यूज़ में सुने होंगे कि जो भारतीय कृषक हैं और सरकार जो है उसके बीच विवाद किन विषयों पर है एमएसपी के संदर्भ में। तो कृषक जो है एमएसपी का निर्धारण जो है C2 + 50% के आधार पर मांग कर रहे हैं। एक कि एमएसपी का जो निर्धारण हो C2 की अवधारणा प्लस 50% उसमें बढ़ोतरी किया जाए। और दूसरा किसान कह रहे हैं कि एमएसपी को वैधानिक दर्जा दिया जाए, यानी वैधानिक बनाया जाए, वैधानिक दर्जा दिया जाए। अभी एमएसपी जो है वैधानिक नहीं है, ठीक है, एमएसपी अभी लीगल नहीं है। देखो लीगल का मतलब क्या है? अभी प्रशासित कीमत प्रणाली के तहत सरकार एमएसपी जारी करती है। एडमिनिस्टर्ड प्राइस मैकेनिज्म के तहत सरकार एमएसपी जारी करती है। किसान मांग कर रहे हैं कि एमएसपी को लीगल मान्यता प्रदान किया जाए, इसको लीगल दर्जा प्रदान किया जाए। जबकि जो भारत सरकार है, जैसा कि आपने बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक संकल्पना रही है कि किसानों की आय जो है हम 2022 तक दोगुना कर देंगे। एमएसपी की जो निर्धारण की पद्धति है, इस निर्धारण पद्धति के अंतर्गत 3 प्रमुख अवधारणाओं को लागू किया जाता है। एक A2, दूसरा FL और तीसरा C2, राइट। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2016 में उन्होंने घोषणा किया था कि किसानों की आय 2022 तक हम दोगुनी कर देंगे। इसके पहले 2004 में डॉक्टर MS स्वामीनाथन आयोग, जो कि कृषि आयोग था, उसका गठन किया गया था। और डॉक्टर MS स्वामीनाथन आयोग ने सरकार को सिफारिश प्रस्तुत किया था कि एमएसपी का निर्धारण C2 की अवधारणा के आधार पर किया जाए और इस C2 की अवधारणा में 50% वृद्धि किया जाए।
तो एमएसपी को आप तभी समझ सकते हैं जब A2, FL और C2 की अवधारणा को आप क्लियरली समझ जाएं। देखिए A2 की अवधारणा के अंतर्गत क्या है कि जो किसान का प्रत्यक्ष लागत होता है कृषि में, उसका डायरेक्ट जो लागत है, उस प्रत्यक्ष लागत को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। यानी जब कभी भी CACP जो है MSP की घोषणा करती है फसल की बुआई के पहले, तो A2 की अवधारणा को एक्सेप्ट करती है। यानी कि A2 के अंतर्गत किसान प्रत्यक्ष रूप से खेती में जो खर्च करता है, जो एक्सपेंडिचर करता है, उसको कैलकुलेट किया जाता है। जैसे बीज का मूल्य हो, उर्वरक का मूल्य हो, सिंचाई के संदर्भ में जो एक्सपेंडिचर किसान करता है, किसान अगर श्रमिकों का अगर भुगतान करता है, पेमेंट करता है, तो इस तरह के किसान के जो लागत हैं, जो खर्च हैं, ये लागत एवं खर्च जो है A2 में शामिल किया जाता है। लेकिन A2 जो है इसके अंतर्गत किसान के अगर फैमिली मेंबर जो है उसमें श्रम करते हैं तो उसका कोई मूल्य की गणना नहीं की जाती है, राइट। यानी A2 जो है बहुत संकीर्ण है। MSP का अगर निर्धारण A2 के आधार पर करते हैं तो ये बहुत संकीर्ण है और पहले से A2 के आधार पर ही MSP का निर्धारण किया जा रहा था। FL के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि फैमिली लेबर को शामिल करते हैं। यानी फैमिली जो लेबर होगा उस लेबर को भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा। यानी कि जब FL की अवधारणा जो होती है, ये FL की अवधारणा के अंतर्गत A2 प्लस फैमिली लेबर जो होती है, ये दोनों को शामिल कर लेंगे। तो यहाँ फैमिली अगर श्रम करती है, कोई भी फैमिली, तो उस फैमिली के मूल्य का भी, उसके भी प्राइस, उसके भी पेमेंट को हम जोड़ करके और जब MSP का निर्धारण करते हैं तो उसको कहते हैं A2 प्लस FL। अब A2 प्लस FL जो होगा, ये A2 प्लस FL की जो अवधारणा है ये A2 से ज़्यादा है, राइट। अब यहाँ पर ध्यान रखिए कि 2016 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की आय को दुगना करने की बात की, वादा किया और उस वादा को निभाने के लिए उन्होंने एक कमेटी का गठन किया, अशोक दलवई समिति। और अशोक दलवई समिति ने, जिसका गठन 16 में किया गया, 2017 में अपनी सिफारिश दी और उस सिफारिश के अंतर्गत A2 प्लस FL के आधार पर और इसमें 50% जो है वृद्धि करके वर्तमान जो सरकार है किसानों की MSP की घोषणा करती है। यानी वर्तमान सरकार जो है किसानों को A2 प्लस FL की अवधारणा के आधार पर और उसमें 50% बढ़ोतरी की है और उसके आधार पर MSP की घोषणा करती है। और इसके आधार पर सरकार कहती है कि हमने किसानों की आय में वृद्धि किया है। लेकिन जो किसान हैं वो C2 की अवधारणा को लागू करने की मांग कर रहे हैं। और ये जो C2 की अवधारणा है, इसमें दो चीज़ ध्यान में रखिए कि एक तरह से इसमें दृश्य जो लागत है, यानी विजिबल जो कॉस्ट है, उसको भी शामिल करते हैं और अदृश्य कॉस्ट भी इसमें शामिल करते हैं। अदृश्य जो लागत होता है उसको भी शामिल करते हैं। दृश्य लागत का मतलब कि A2, यानी A2 की अवधारणा ऑलरेडी इसमें है C2 के अंतर्गत। और अदृश्य जो लागत है, उस अदृश्य लागत के अंतर्गत एक तो FL यानी फैमिली लेबर भी इसमें शामिल है, प्लस क्या है कि किसान अगर अपने खेत पर स्वयं की भूमि पर खेती करता है तो स्वयं के खेत का, स्वयं के भूमि का किराया भी इसमें जोड़ा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अवधारणा के अंतर्गत यह मान लिया जाता है कि किसान का जो खेत है, उस खेत का जो रेंट उसे किसी और को नहीं देना पड़ता, इसलिए उसमें नहीं जोड़ा जाता है। जबकि यहाँ पर स्वयं की भूमि पर भी अगर कोई खेती करता है तो उसके स्वयं के भूमि के रेंट को भी इसमें जोड़ा जाता है। साथ ही साथ इसके अंतर्गत भूमि प्रबंधन के संदर्भ में जो खर्च होता है, उस भूमि प्रबंधन के संदर्भ में भी खर्च को जोड़ा जाता है।
इसके अलावा अगर किसान कृषि के संदर्भ में किसी संपत्ति का सृजन करता है, एसेट का सृजन करता है, तो उसकी लागत भी, कई जगह किसान जो है खेतों में एक छोटा सा घर बना लेते हैं देखभाल करने के लिए, तो उसकी भी लागत इसके अंतर्गत शामिल की जाती है। और साथ ही साथ अगर किसान बैंक से अगर लोन लिया है तो लोन पर जो किसान को ब्याज देना होता है, उस ब्याज का जो मूल्य है वो भी किसान को इसमें देना होगा। और इस तरह से C2 की जो अवधारणा है ये MSP की अवधारणा के अंतर्गत एक व्यापक अवधारणा है। किसान डिमांड कर रहे हैं, पहला डिमांड कि C2 की अवधारणा को लागू किया जाए और उस C2 की अवधारणा में 50% बढ़ोतरी किया जाए। अभी तक भारत सरकार ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है। तो एक पहलू तो ये है। दूसरा पहलू ये है कि MSP को वैधानिक दर्जा दिया जाए। ध्यान रहे कि हमने क्या कहा कि MSP एक न्यूनतम समर्थन मूल्य है और ये न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार जो है किसानों को जारी करती है, किसानों को प्रोवाइड करती है ताकि उनको कीमत की सुरक्षा मिल सके, लेकिन ये वैधानिक नहीं है। और इस न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर FCI जो है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है, किसानों से उनके कृषि उत्पादों का क्रय करती है। लेकिन FCI बाध्य नहीं है कि उनके कृषि उत्पादों का क्रय करेगी, लेकिन अगर MSP को वैधानिक दर्जा दे दिया गया तो फिर FCI को MSP पर किसानों से कृषि उत्पाद को क्रय करना आवश्यक हो जाएगा, बाध्यता हो जाएगी, बाध्य हो जाएगी FCI कि वह उसको क्रय करे। एक तो ये होगा। दूसरा इसमें प्रॉब्लम क्या है कि WTO की एग्रीमेंट जो है, उस एग्रीमेंट के अंतर्गत सब्सिडी के संदर्भ में एक अंबर बॉक्स की अवधारणा लागू है। अगर सरकार इसको वैधानिक दर्जा देती है तो यह अंबर बॉक्स के संदर्भ में जो एग्रीमेंट है उसका उल्लंघन करेगी और इसलिए भी सरकार इसको अभी एक्सेप्ट नहीं कर रही है। अब यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि अगर MSP को बढ़ाया जाए, यानी ये लागू किया जाए, तो इससे क्या लाभ हो सकता है और क्या हानि हो सकता है ना। अगर किसानों को C2 प्लस 50% दिया जाए तो सबसे पहले तो इससे किसानों को एक न्यूनतम कीमत की सुरक्षा तो पहले से ही प्राप्त हो रही है, वो प्राप्त होगी ही, प्लस किसानों को एक तरह से लाभ प्राप्त होगा खेती पर, लाभ की गारंटी प्राप्त होगा खेती पर। खेती जो है लाभ आधारित पेशा बन जाएगा और इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी तो किसान उस आय का कृषि के विकास में निवेश कर सकते हैं, नवीन तकनीकी में निवेश कर सकते हैं। और जब किसान नवीन तकनीकी में निवेश करेंगे तो उससे क्या होगा, कृषि की उत्पादकता और बढ़ेगी और कृषि क्षेत्र जो है भारत में रोजगार सृजन का एक बहुत बड़ा काम करेगा, भारत में पूंजी निर्माण का काम करेगा। और इस कारण से यह मांग प्रथम दृष्टि में ये लगता है कि यह मांग सही है और ऐसा करने से न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का विकास होगा बल्कि यह समग्र रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में सहयोग करेगा। क्योंकि आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था में आप देखेंगे कि कृषि क्षेत्र 50% से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान कर रहा है। रोजगार हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ी मुद्दा है। प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ जनरेट करना बहुत आवश्यक है। कृषि क्षेत्र प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है एक। लेकिन दूसरा आपको ये सोचना है कि क्या अगर MSP में हम इतनी बढ़ोतरी करेंगे तो वह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कहीं हानिकारक तो ना हो जाए। क्योंकि आपका क्वेश्चन क्या आता है, आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। तो देखो, आलोचनात्मक जब मूल्यांकन करने की बात आएगी तो इससे क्या हानि हो सकती है। MSP अगर हम C2 प्लस 50% करें तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। पहला प्रॉब्लम क्रिएट होगा कि इससे राजकोषीय घाटा में वृद्धि होगी और राजकोषीय घाटा में जो वृद्धि होगी वो
अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगी। दूसरा प्रॉब्लम क्या होगा कि भारत में जो खाद्य वस्तुओं का मूल्य है ऐसे ही बढ़ रहा है। अगर हम C2 प्लस 50% की अवधारणा को लागू करते हैं तो खाद्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति भी बढ़ेगी और यह अंततः खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करेगा। तीसरा जो मैंने कहा कि अगर हम इसको वैधानिक दर्जा देते हैं तो WTO के एग्रीमेंट नंबर बॉक्स जो सब्सिडी है उसके अंतर्गत उसका यह उल्लंघन करेगा। चौथा, अगर वैधानिक दर्जा देते हैं तो FCI को इसको खरीदना बाध्य हो जाएगा। आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि FCI अभी 40% से अधिक MSP पर क्रय नहीं करती है क्योंकि उसका भंडारण क्षमता जो है लिमिटेड है। जब तक हम अपनी भंडारण क्षमता को नहीं बढ़ाएंगे तब तक हम सभी किसानों के जो कृषि उत्पाद हैं उसको MSP के आधार पर नहीं क्रय कर सकते हैं। इसके अलावा प्रॉब्लम क्या है कि अभी तक जो एनालिसिस किया गया है उसमें पाया गया है कि MSP का जो लाभ है केवल 6% जो किसान है, जो समृद्ध किसान है, उन्हें प्राप्त होता है। इसके अलावा कुछ क्षेत्र के किसानों को ही प्राप्त होता है। साथ ही साथ क्या होता है कि MSP के कारण फसल जो विविधीकरण है, फसल का जो प्रतिरूप है, उस पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। और अल्टीमेटली हम देखें कि अगर MSP में इस तरह से हम वृद्धि करते हैं तो जो भारत का जो सामान्य कंज्यूमर है, जो खाद्यान्न वस्तुओं को क्रय करता है, उसकी परचेजिंग पावर के बाहर भी खाद्यान्न वस्तु जा सकती है और यह अल्टीमेटली कृषि में विकृति भी उत्पन्न कर सकती है। तो कुल मिला के आप देखें कि इन्हीं कारणों से एक तरफ सरकार जो है MSP को C2 प्लस 50% के आधार पर नहीं लागू कर रही है, तो दूसरी तरफ किसान जो है C2 प्लस 50% की अवधारणा और MSP को वैधानिक दर्जा प्रदान करने की मांग कर रहे हैं। और इसी कारण से यह विषय भारतीय अर्थव्यवस्था एवं समाज में बहुत चर्चित था और एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसको तैयार कर लेंगे। धन्यवाद।